4 जून को लेकर क्या तैयारियां हैं और क्या संभावनाएं आप स्वयं व्यक्तिगत रूप से देखते हैं? आज लोकसभा के चुनाव का अंतिम चरण का मतदान हो रहा है और ये अंतिम चरण के मतदान का जो लाइनें लगी हैं, जो मैंने अभी जो टीवी में आपके देखा जी, ये इस बात को प्रदर्शित कर रहे हैं कि अद्भुत उत्साह है। इतनी गर्मी होने के बावजूद भी 4 तारीख की मतगणना की पूरी तैयारी में है हम लोग और पूरे तरह से आश्वस्त हैं कि अब की बार 400 पार बीजेपी एनडीए के सहयोगी दलों के साथ पूरा करेगी जी, और भारतीय जनता पार्टी अकेले जी, अपनी ताकत, पिछली बार हम लोग 19 में 303 जीते थे दोस्त, इस बार हम लोग 370 हमारा टारगेट है जी, और उसको पूरा करेंगे। जिस तरीके से जनता ने प्यार दिखाया है, जनता ने जो जिस तरह का आशीर्वाद या जो सहयोग किया है इस चुनाव में, तो कहीं कोई कठिनाई नहीं हुई और जिस तरीके से जनता को ठगा गया, सतना संसदीय क्षेत्र में लगभग 6 चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मौका मिला और भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने सतना की जनता के हितों के लिए एक काम, जो उनकी जिम्मेदारी है, जो उनका दायित्व है, उस पर उन्होंने कभी कोई काम नहीं किया। किया। मतलब अभी जो चुनाव था इसमें कांग्रेस की फाइट जो है भाजपा से थी कि बसपा से? बड़ी फाइट किससे थी? मुकाबला तो भाजपा से ही है, लेकिन बहुजन की उपस्थिति से लड़ाई थोड़ा दिलचस्प हुई है। आंकड़े थोड़ा सा उथल पुथल हुए हैं और चूंकि जो बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी हैं उनका अपना राजनीतिक अनुभव है और 4 बार के विधायक हैं, क्योंकि मैहर क्षेत्र से हर बार भारतीय जनता पार्टी को बड़ी लीड मिला करती थी जो पिछले 5-6 चुनाव हुए, अगर आप देखी जाए तो उनके लड़ने से भाजपा का नुकसान होगा, फायदा होगा, ये तो गिनती के दिन पता चलेगा, लेकिन उनके लड़ने से निश्चित इस चुनाव में असर तो होगा। 5वीं बार सतना की जनता के बीच में लोकसभा प्रत्याशी के रूप में गए, तो क्या प्रमुख बातें लेकर गए, क्या प्रमुख वादे लेके गए, क्या मुद्दे थे आपके जिनसे आपने जनता को अपील की? सतना हमारा पिछड़ा हुआ जिला था जी, ये पूरा प्रदेश जानता है जी, और आज हम एक विकसित जिले के रूप में अपनी पहचान बना चुके हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के मदद के बदौलत ही हुआ है। हमारी सतना की जो बुनियादी ज़रूरतें थी वो तो हमने पूरा किया है और हमारे जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट हैं भारत सरकार के, राज्य सरकार के, सबसे पहली प्राथमिकता हमारी उनको पूरा करने की है। इन्हीं मुद्दों को लेकर के हम लोगों के बीच में गए भी थे और जो हमारे यहाँ का, चाहे वो सड़कों का मामला हो, राष्ट्रीय राजमार्ग का मामला हो, चाहे वो पीने के पानी का विषय हो, चाहे वो हमारे एग्रीकल्चर ग्रोथ के बढ़ाने का विषय हो, इंडस्ट्रियों में हमारे यहाँ की ग्रोथ बढ़े, लोगों की सहभागिता बढ़े, शहर को हमने स्मार्ट सिटी बनाने के प्रोजेक्ट में शामिल किया है। हमने विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन बनाने के लिए अपने शहर का चयन किया है। हम सतना का हवाई अड्डा बना रहे हैं। हम राष्ट्रीय राजमार्ग से चारों तरफ रिंग रोड बना रहे हैं। हम राम पथगमन बना रहे हैं। अभी मैहर से सतना हमारा ग्रीन रोड 48 किलोमीटर का बन चुका है। अब हम उसको चित्रकूट तक ले जा रहे हैं, उसको हम अयोध्या तक ले जाएंगे और इसी तरह से हर घर में नल से जल पहुंचाने की हमारी तैयारी है जी। अभी हम 5 विकास खंड में हम अगले 2-3 महीने के अंदर अंदर हम घर घर में पानी पहुंचा देंगे जी। 2024 पूरा होते होते जी। हालांकि उन्होंने कहा कि हम 2024 दिसंबर में इसको कंप्लीट करनी है। फिर मार्च 25 की गाइडलाइन फिर भी हमने उनको 3 महीने और दिया है जी कि आप इसको मार्च तक पूरा करो, मार्च 25 ताकि कोई कमी न रह जाए। तो उन्होंने कहा कि मार्च 25 तक फाइनल हो जाएगा हमारा। फाइनल करो। ज्ञान भाई, मैं आपको ये आश्वस्त कर दूं, चूँकि छोटा सा शहर है, बिल्कुल हमें अपनी बात छुपाएंगे वो छुपेगी नहीं। बिल्कुल हमें 15 महीना काम करने का मौका मिला। इन 15 महीनों में हमने इतने प्रपोजल तैयार कर दिए कि वो काम आज भी चल रहे हैं। शहर का विद्युतीकरण, शहर के तालाबों का उन्नयन जीर्णोद्धार, शहर के पार्कों का, बिल्कुल हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज की जो नींव घोषणा तो हो गई थी लेकिन पैसे के अभाव में रुका पड़ा था, उस फंड को उपलब्ध करा के जल्द से जल्द उसको खड़ा करना और उद्घाटन हो भी गया। बिल्कुल स्टडी चालू भी हो गई। बिल्कुल
हाँ, श्रेय नहीं मिला अखबारों में या उद्घाटन सेरेमनी में या जो भी। क्यों? क्योंकि हमारी सरकार नहीं थी, सत्ता से जुड़े नहीं थे, इसलिए जो भी विकास कार्य आपने किए उसका कहीं ना कहीं श्रेय प्रत्यक्ष रूप से आपको नहीं मिल पाया। और मेरी बहुत ज़्यादा आदत नहीं है कि मैं कहीं पे अपनी जबरदस्ती कहीं ठसूं। मेरी ठसने की आदत नहीं है। मैं स्वाभाविक रूप से, लोग जानते हैं जिसके लिए मैंने काम किया और जिनके लिए मैंने काम किया, जिन गाँवों के लिए काम किया, जिस व्यक्ति जिस परिवार के लिए काम किया, वो लोग मेरे साथ हैं। विंध्य की राजनीति दलगत से ज्यादा जातिगत आधार पर जो है बांटी गई है। मतलब काफी लंबे समय से देखते आ रहे हैं कि ये जो एक, मेरे ख्याल में व्यक्तिगत रूप से एक पिछड़ेपन का एक बहुत बड़ा कारण ये है कि अननेसेसरी एक जातिवाद का जो जहर चारों दिशाओं से है, तो उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पॉलिटिक्स पे बिल्कुल है। सही, मेरे मन की बात आपने छीनी है जी मेरे मन में बहुत पीड़ा है। जी ये जातिवाद का जहर हमारे पूरे इस क्षेत्र को बहुत नुकसान पहुंचा रहा है और ये शुरुआत कहाँ से हुई ये भी जरा समझने की जरूरत है। बहुजन समाज पार्टी का जब हमारे इस क्षेत्र में ताकत बढ़ी उसकी, तब जातिवाद का जन्म हुआ और उस समय पर दो बड़े नेता कांग्रेस के इस जातिवाद को बढ़ाने का काम किए। एक रीवा के थे, मैं नाम नहीं लूंगा, जी। और एक सीधी के थे। बिल्कुल। और इसके बाद जो पहले सांसद बने थे भीम सिंह जी, उन्होंने भयंकर जातिवाद को प्रश्रय दिया। यहाँ से सुखलाल कुशवाहा जब जीते थे तब उन्होंने जातिवाद को बढ़ावा दिया था। बिल्कुल। तब से ये पूरा क्षेत्र जातिवाद के जहर से जूझ रहा है, जल रहा है। बिल्कुल। और नई पीढ़ी बर्बाद हो रही है। जी। अनावश्यक विषयों पर भी जातिवाद का जहर यहाँ पर फैलता हुआ दिखाई पड़ रहा है और अब तो ये दलों में पहुंच गया। राजनीतिक दलों को सोचना पड़ेगा कि भाई विचारधारा के आधार पर दल खड़े होते हैं और जब चुनाव आता है तो फिर वो कैंडिडेट को जाति के आधार पर जोड़ करके और अपने काम का शुरुआत करते हैं। ये बहुत ही गलत है जी। और इस पर कहीं ना कहीं रोक लगनी चाहिए जी। और मेरी कोशिश होगी जी कि चुनाव परिणाम के बाद जी मैं इस पर लोगों से बातचीत करना शुरू करूंगा कि इस जातिवाद के जहर को कैसे समाप्त किया जाए, क्योंकि डेवलपमेंट इसके बिना और जब इससे तक जातिवाद की सही जहर बात को नहीं है। मिटाएंगे तब और तक डेवलपमेंट की बात हो ही नहीं सकती। किसी भी स्वस्थ समाज के लिए उचित नहीं है। जाति की जरूरत है बेटा बेटी की ब्याह में, नातेदारी रिश्तेदारी में, निश्चित तौर पर उसकी जरूरत है, उस पर करेंगे। अन्य सामाजिक कार्यक्रमों में भी करेंगे उसका उपयोग। हाँ, लेकिन राजनीतिक कार्यों में, विकास के कार्यों में जाति जैसा विषय नहीं आना चाहिए। देखिए, हमारे आज़ादी को हुए हैं महज 75 साल। जी। ये जो राजनीतिक जीवन है, ये जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, इसको समझा है लोगों ने अभी तो देश में। चूँकि शिक्षा का ऐसा अभाव था, कम्युनिकेशन का इतना अभाव था कि लोग समझ ही नहीं पाए कि स्थिति क्या है हमारे देश की, प्रदेश की, समाज की, हमारे लोगों की। जैसे जैसे लोगों को इसका ज्ञान हो रहा है, जैसे जैसे इसकी समझ बढ़ रही है, वैसे वैसे लोगों ने अपने अपने तरीके से सोचना शुरू कर दिया, काम करना शुरू कर दिया। अब जैसे देखिए, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी प्रदेश में डेवलप हुई, कई विधायक भी जीते और एक बड़ा वोट बैंक उन्होंने बनाया। तो आदिवासी वर्ग को कहीं ना कहीं लगा होगा कि हमारी प्रेजेंस कम है, उनके राइट्स के अब साथ। होता क्या है, कई बार हमारे यहाँ दलित, आदिवासी, ओबीसी को रिजर्व सीटों पे तो स्वीकार लिया जाता है, लेकिन जहाँ रिजर्वेशन ना हो वहाँ पे उनके लीडरशिप को कोई मानने को तैयार नहीं। वहाँ स्वीकारता नहीं। बिल्कुल। कहीं ना कहीं। हाँ, तो ये चीजें जब उन्हें दिखी तो उन्होंने दल बना दिए। बिल्कुल। अब उसे आप जातिवाद का नाम दे दे, जो भी दे दे जी, तो ठीक है, हुआ। लेकिन कांग्रेस ने हमेशा क्या किया, हर वर्ग को जोड़ने के लिए, हर वर्ग की उन्नति के लिए सारी व्यवस्थाएं जब आई आज़ादी के बाद, जो संविधान बना, जो लोकतंत्र को पैरवी कांग्रेस ने की, वो पैरवी और किसी नेता ने और किसी संगठन ने नहीं की कभी। क्योंकि 75 साल पहले, आज़ादी के पहले भी इस देश की जो व्यवस्थाएं चलती थी वो कैसे चलती थी? बिल्कुल सामंतशाही तरीके से चलती थी। राजा रजवाड़े चलाते थे, अंग्रेज चलाते थे, उससे लोग दुखी थे, छुआछूत था, ऊंच नीच था, भेदभाव था। हाँ, तमाम प्रकार की सामाजिक कुप्रथाएं थी। जी जी। तो जिनको लेकर समय समय पर आंदोलन भी हुए, बहुत सारे विचारकों ने, बहुत सारे हमारे महापुरुषों ने इस पे काम किया। तब तो कोई पद की लालच नहीं होती थी ना। महात्मा गांधी जी ने जो आंदोलन किया, उनको कौन सी लालच थी पद की? बिल्कुल। लेकिन आंदोलन किया, सामाजिक सुधार हुआ, आज़ादी की लड़ाई लड़ी, बहुत सारे परिवर्तन हुए। ऐसे महात्मा फूले हैं, पेरियार जी है, ऐसे छत्रपति साहू जी महाराज है, ऐसे ही तमाम ऐसे लीडर, संत गाड़गे जी से लेके हमारे टाटिया मामा,
वहां तक बहुत है लंबी ना? सीरीज है, बिल्कुल बड़ी सत्य लंबी सीरीज है। और एक नाम भूल रहे हैं, हमारे जो आदिवासी बिरसा मुंडा जी, बिरसा मुंडा जी, जी ठीक है ना, बिल्कुल, उन्होंने जो सामाजिक क्रांति खड़ी की, कौन सा पद का लालच था, कौन सा परिवार और सत्ता के लिए वो लड़े? वो तो सामाजिक सुधार के लिए लड़े, लोगों का जीवन सुधर जाए, आने वाली पीढ़ियां इंसानों की तरह जिए, उनकी ज़रूरतें, उनका भविष्य सुरक्षित हो, उसके लिए काम किया उन्होंने। विधायक के रूप में आपने कार्यकाल पूरा किया, दूसरी बार चुने गए, लेकिन अभी हालांकि कुछ समय तो मिल नहीं पाया, विधानसभा के बाद तत्काल आचार संहिता लग गई। तो ऐसे तमाम ऐसे मुद्दे थे जिनकी बातें आप पहले करते रहे, जिनको लेकर आप विधानसभा के मंच पर गए, लोगों से अपील की और लोगों ने आपको स्वीकार्यता दी, एक बार नहीं 2 बार दी। कहीं न प्रश्न ये है कि आप मुख्य मुकाबला किससे मानते हैं? कांग्रेस से मानते हैं कि बहुजन से जो नारायण त्रिपाठी लड़के आए हैं उनसे? किससे? देखिए एक तो चुनाव में मतदान कम हुआ इस बार, समूचे बिंदु में 62% मतदान हुआ है जी, 10.5 लाख वोट पड़ा है जी। मुझे पूरा विश्वास है कि 50% वोट तो बीजेपी को मिलेगा और 50% के बाद फिर उन दोनों को मिलेगा। अब आप चाहे इसको मुकाबला माने जी, चाहे त्रिकोणी माने चाहे डायरेक्ट माने, कांग्रेस के कारण ही देश सुरक्षित है, देश का प्रजातंत्र सुरक्षित है। कांग्रेस के पर ही विश्वास है लोगों को, और लोग अगर विश्वास कर पा रहे हैं तो कांग्रेस की नीतियों पे कर पा रहे हैं, राहुल गांधी पर कर पा रहे हैं कि राहुल जी ने जिस तरीके से पूरे देश में, पूरे भारत में लोगों को कांग्रेस के प्रति, कांग्रेस की विचारधारा के प्रति जोड़ने का काम किया है, ये राहुल जी का बहुत बड़ा प्रयास था। और बहुत भारत जोड़ो यात्रा निकाली उनने। हाँ, भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, ये कांग्रेस के लिए और इस देश के लिए आप देखिएगा बहुत बड़ा काम होगा ये। स्वास्थ्य को लेकर जो है, सतना जिले को एक बहुत लंबे समय की बहुत प्रतीक्षित थी मेडिकल कॉलेज की सौगात मिली। विपक्ष दावा करता है कि हमने कमलनाथ सरकार के समय में हमने ऐसा किया, तो वास्तविकता में मेडिकल कॉलेज का क्या कॉन्सेप्ट था कि मेडिकल कॉलेज किस प्रकार से सपना आ पाया? देखिए सच्चाई ये है, कांग्रेस पार्टी लंबे समय तक मध्य प्रदेश में सरकार में थी, पूरे विंध्य क्षेत्र में एक भी उपलब्धि नहीं है जी उनके सरकार के टाइम में। और मैं तो लोगों के बीच में जाके पूछता भी हूँ कि कांग्रेस के जमाने की सरकार के काम का कोई भी एक उदाहरण आपके पास है? कुछ नहीं। तो अगर वो ये कहते हैं कि मेडिकल कॉलेज है उनके प्रयासों से आया है, तो ये तो सब बिल्कुल बेकार की बातें हैं जी। जब भारत सरकार ने 45 मेडिकल कॉलेज तय किए थे जी, मध्य प्रदेश को सिर्फ 1 मेडिकल कॉलेज दिया था उन्होंने। आज हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जगत प्रकाश नड्डा जी, उस समय पर हेल्थ मिनिस्टर थे। मैंने उनसे निवेदन किया कि साहब ये, तब उन्होंने कहा कि राज्य सरकार से आप सहमति लाइए, क्योंकि एक ही मेडिकल कॉलेज दिया है आपको मध्य प्रदेश को। नड्डा जी ने सतना की चुनावी सभा में भी इस बात की घोषणा की। उन्होंने मुझे कहा, तो मैंने मुख्यमंत्री जी से बात किया, मुख्यमंत्री जी को मैंने तैयार किया, वो मेरे पक्ष में हुए और उन्होंने सहमति दिया, भारत सरकार ने उसको अलॉट कर दिया। और जब अभी चुनाव में आए थे तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा भी है। अब इससे बड़ा प्रमाण तो कुछ नहीं हो सकता। अब सोच लीजिए कि जिला अकेले जो संभाग भी नहीं था और उसको सतना लेके आए हम जी, तो ये भी कहीं ना कहीं प्रयासों से हुआ होगा। लेकिन और उसमें मैं अपने मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। भारत सरकार में जो हमारे उस विभाग के मंत्री थे, हमने प्रधानमंत्री जी को भी लिखा था, उन्होंने भी रिकमेंडेशन किया था और उस वजह से स्मार्ट सिटी मिली। जब हमको सुझाव देने का मौका मिला और उस समय पर यही सांसद जो रहे, प्रत्याशी भी है, इन लोगों ने हमेशा बात को काटा। हमारे यहाँ मिनिस्टर भी रहे प्रदेश सरकार के, उन्होंने कभी गंभीरता से नहीं लिया। IAS IPS को अगर मैंने कन्विंस भी किया तो इन्होंने उनको रोक दिया, इनकी बात को नजरअंदाज करो। तो इनके कोई विजन खुद के है नहीं और किसी का विजन इन्हें स्वीकार है नहीं। अभी आप मतलब लगभग अगर आंकड़ों की माने लगभग 915 करोड़ रुपए का बजट पूरा स्मार्ट सिटी का अलॉटमेंट है, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो इंजीनियर्स का जो सेक्शन है स्मार्ट सिटी के, कहीं ना कहीं जैसे आप भी पूरे शहर के अंदर आप घूम रहे हैं, आपने कल चाय पे चर्चा का कार्यक्रम भी किया, परसों किया आपने, तो आप पूरे शहर के अंदर देख रहे हैं कि थोड़ी सी अनऑर्गेनाइज तरीके से नहीं कुछ काम चल रहा है, जिसका खामियाजा, जिसका कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को भी, आप लोगों को भी उसका विरोध झेलना पड़ रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ये बात से अव्यवस्थित काम हुआ है जी। भाई किसी भी निर्माण काम को सघन बस्ती में अगर हमें करना है तो प्लान बी में करना चाहिए बिल्कुल, और उसका एक निश्चित कार्यक्रम तय हो कि इतने दिन में हम ये काम पूरा करेंगे, तब तक हमारा डाइवर्सन ऐसा होगा। और ये डाइवर्सन ना करने के बाद और इन्होंने काम किया, आधा अधूरा काम करके छोड़ दिया, कई बार कल रोड धसक गई, कहीं ऐसा हो गया, कहीं ये सब सारी हुई। अब मैंने उसको तय किया है
ये जो गलतियां हुई उनको सुधारेंगे जी। आज मैं खुद जा रहा हूँ इसमें सीवर लाइन के कुछ प्रोजेक्ट्स को देखने के लिए। आज जो जहाँ काम चल रहा है मैं उनकी कमियां जानना चाहता हूँ, कहाँ इन लोगों ने चूक की, हाँ। जिसको ठीक करना चाहिए जी। तो सुधार की दृष्टि से अब कोई चुनाव नहीं है जी हाँ, अब कोई तो चुनाव नहीं बिल्कुल है, बिल्कुल अब कोई पॉलिटिकल लेकिन ये प्रोजेक्ट समय पर पूरे हों जी। ये हमारी चिंता है और लोगों की जो तकलीफ है उसको कैसे हम दूर करें ये हमारा प्रयास होगा। हमारे जो विभाग है, हमारे जो डिपार्टमेंट्स हैं, वो जो अधिकारी है, जो कर्मचारी, उनको काम करने से रोका जा रहा है, उनको काम करने का पर्याप्त मौका नहीं दिया जा रहा है। कहीं ना कहीं राजनीतिक दबाव इसके राजनीतिक ये लीडरशिप में हीनता का भाव है, राजनीतिक नेतृत्व का कहीं ना कहीं हीनता, मानसिक हीनता। वो विकास नहीं चाहते, वो अपना विकास चाहते हैं, पड़ोसी का विकास नहीं चाहते, वो गांव का विकास नहीं चाहते, वो शहर का विकास, वो अपना विकास चाहते हैं, स्वयं के विकास पर केंद्रित हैं, बस जनता और शहर के विकास पर नहीं। अपना मेकअप तो करते रहेंगे, बगल वाला कुछ भी हो जाए। विंध्य क्षेत्र जो है, अगर सिंगरौली के पावर से अपन स्टार्ट करें, सतना जो है एशिया लेवल का सीमेंट का एक हब है, तो पावर से मतलब रेवेन्यू जनरेटिंग मॉडल एक बहुत बड़ा है ये क्षेत्र। लेकिन एज कंपेयर टू महाकौशल या मालवा या जो बाकी बेल्ट्स हैं मध्य प्रदेश के, कहीं ना कहीं डेवलपमेंट के मामले में अभी बहुत सारी कमियां हैं इस बेल्ट में। मतलब जिस प्रकार से डेवलपमेंट आना चाहिए था, क्यूबियन की बात कर रहा हूं मैं बाय एंड लार्ज। देखिए मुझे नहीं लगता कि अब कोई भी इंडस्ट्री के मामले में हम पीछे हैं। नहीं, इंडस्ट्रीज तो है, लेकिन मैं बता रहा जी हूँ, देखिए किसी भी इंडस्ट्रियल एरिया को डेवलप करने के लिए रोड कनेक्टिविटी जी, रेल कनेक्टिविटी, हमारे पास थोड़ा सा एयर कनेक्टिविटी नहीं है। बाकी रेल कनेक्टिविटी हो चुकी है, रोड कनेक्टिविटी हो चुकी है, हमारे पास रॉ मटेरियल है, हमारे पास मैन पावर है, हमारे पास एटमॉस्फेयर है। यहाँ पर कोई भी इस तरह से नहीं है कि कोई इंडस्ट्री है तो मजदूर आंदोलन हो गया तो फैक्ट्री बंद हो गई, कभी यदा कदा घटनाएं हुई, हाँ, ऐसा कुछ नहीं होता। बिल्कुल। तो यहाँ पर एक ऐसा वातावरण बना है, लेकिन ये बात सही है कि प्रयास जितना शुरू से होना चाहिए था नहीं हुआ। ये प्रयास पिछले 15-20 सालों का है। बिल्कुल। जब से बीजेपी की सरकार आई, पहले तो इन इंडस्ट्री वालों को आवेदन करते हुए सालों लग जाते थे और उनका कोई निराकरण नहीं होता था जी। लेकिन अब मैं मानता हूँ कि धीरे धीरे हमारा विंध्य क्षेत्र काफ़ी डेवलप हो रहा है जी। और हम पूरे स्टेट में सबसे आगे जाएंगे जी। अब हमारे रोडों का जाल बिछ गया, हमारी रेल कनेक्टिविटी बढ़ गई और हम कॉरिडोर बना रहे हैं, रेल कॉरिडोर बना रहे हैं जी। हम रोड का कॉरिडोर बना रहे हैं, इकोनॉमिक का कॉरिडोर बना रहे हैं और हमारा हवाई अड्डा भी सिगरौली का बन के तैयार हो गया, रीवा का हो रहा है, सतना का भी हो रहा है। सतना में 70 सीटर तक का प्लान है। हाँ, 15 जून तक हमारा ये बनकर के तैयार हो जाएगा। इसके बाद फिर लाइसेंस के लिए एप्लीकेशन लग जाएगी। तो 70 सीटर तक अभी छोटे, हाँ अभी 19 सीटर से 72 सीटर तक 19 से 72 इसमें जहाज उतर सकते हैं जी। उसको उसी हिसाब से बनाया है जी। और हमारा टर्मिनल पॉइंट बन गया है जी। आगमन प्रस्थान की बिल्डिंग बन गई है जी। सारे नॉर्म्स की बिल्डिंग्स तब तैयार है और रनवे तैयार हो चुका है जी। ठीक। और मैं समझता हूँ कि अब विंध्य क्षेत्र में जी कोई भी कमी नहीं रहने वाली। ये विंध्य मध्य प्रदेश का सबसे विकसित क्षेत्र। जो हम तुलना करते हैं वो तुलना करने का अधिकार हम में है, इसमें तो कोई रोक नहीं सकता किसी को। बिल्कुल। हमारे शहर में अगर कोई ऐसी चीज़ें निर्मित होती शासन के द्वारा, क्योंकि एक आम आदमी कोई भी बिजनेस करता है प्रॉफिट के लिए करता है। आम आदमी जो बिजनेस करता है वो प्रॉफिट के लिए, जो इन्वेस्टमेंट करता है वो प्रॉफिट के लिए करता है। बिजनेस शब्द है मतलब प्रॉफिट के लिए है ना जी। लेकिन सरकार प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती, सरकार भविष्य के लिए काम करती है। सरकार हम अपने क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए काम, सामाजिक उत्थान है, विकास है, इन मुद्दों और भविष्य को देख के भी तो काम करते हैं ना। बिल्कुल। भाई आज हमारे यहाँ चित्रकूट जैसी एक धरोहर है बहुत बढ़िया, जहाँ पे भगवान श्री राम ने 12 वर्ष अपने वनवास के बिताए। बिल्कुल। ठीक, बहुत बड़ा धार्मिक महत्व, बहुत बड़ा धार्मिक। सरकार की निरास्ता है ना, बिल्कुल। धर्म के नाम पे इन्होंने 4 बार सरकार बना ली, लेकिन चित्रकूट के लिए क्या किया पूछिए। मध्य प्रदेश का चित्रकूट और उत्तर प्रदेश का चित्रकूट जमीन आसमान का फर्क दिखाई देता है। अरे अयोध्या वालों को देख लीजिए। बिल्कुल। भाई शिवराज सिंह ने क्या किया, भाई गणेश सिंह ने क्या किया। चुनाव के समय में घोषणा हुई है अभी चित्रकूट के लिए कुछ करेंगे। घोषणा तो वो बहुत हमेशा से करते आ रहे हैं, हजारों लाखों करोड़ की घोषणा कर देते और फिर बराबर कर देते। सतना का विद्यार्थी को बी करना हो तो एक सरकारी कॉलेज नहीं। सिर्फ सतना के अलावा जैसे अब विंध्य, चूंकि आप एक बड़े कद्दावर नेता हैं, पूरे विंध्य सहित मध्य प्रदेश की बहुत सारी लोकसभाओं में आपका प्रभाव है, तो विंध्य क्षेत्र में और मध्य प्रदेश में, देश में किस प्रकार से आप सब प्रकार से देख रहे हैं कि यहाँ कैसा क्या समीकरण रहेगा पूर्व चुनावों की तुलना में? मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा क्षेत्र है जी, और 2004 से मैं देख रहा हूँ जी कि हम लोग 1-2 सीटें छोड़ करके लगातार जीतते रहे। जी।
लेकिन ये 2024 का जो चुनाव है, जी ये चुनाव अब तक के सारे चुनावों से एकदम अलग है। और इस बार मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने जा रही है। जी जीत हार का अंतर हो सकता है, थोड़ा बहुत कहीं कहीं कम हो, कहीं ज़्यादा हो, जी लेकिन 29 लोकसभा क्षेत्र हम लोग जीतेंगे। जो वहाँ का डेवलपमेंट है, जो वहाँ की कानून व्यवस्था है, जी और योगी और मोदी जी की सरकार की जो उपलब्धियां हैं, जी उनका कॉम्बिनेशन मैं तो नेपाल के बॉर्डर के लोकसभा क्षेत्र में था। वहाँ भी मैंने देखा कि अद्भुत उत्साह लोगों के मन में है और दुनिया में भारत का सम्मान बहुत ऊंचा हो रहा है। हमारे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है, नए रोजगार पैदा हो रहे हैं। सभी क्षेत्रों में जो रिफॉर्म हुआ है मोदी जी की सरकार में, उससे पूरे देशवासियों में एक अद्भुत उत्साह देखने को मिला।